मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कक्षा 6ठी की पाठ्य पुस्तक। इस बच्चों तो कक्षा 6ठी की पाठ्य पुस्तक स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इतिहास और नागरिक शास्त्र। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास यानी हिस्ट्री। तो आज हम पढ़ेंगे इतिहास यानी हिस्ट्री। तो बच्चों, आज का पाठ है जनपद और महाजनपद। इस बच्चों तो आज का पाठ 6वां पाठ जनपद और महाजनपद यानी जनपदाज एंड महाजनपदाज, ये बच्चों आज का पाठ है। तो चलिए बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे जनपद और महाजनपद। तो अध्ययन करेंगे हम। यस बच्चों, तो आज का पाठ है जनपद और महाजनपद, जनपदाज एंड महाजनपदाज। जनपदाज, यस, जनपद और महाजनपद। तो स्क्रीन पर बच्चों आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के मानचित्र की बात करें बच्चों, तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में अगर बात करें बच्चों, तो आप देख पा रहे हैं ये 16 जनपदों की बात करें, 16 महाजनपदों की बात करें। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी का ये मानचित्र आपको दिखाई दे रहा है। इस बच्चों तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी 16 महाजनपदों, जिसकी हम चर्चा आगे विस्तार से करने वाले। चाहे वृज्जी की बात करेंगे, यस, चाहे चेदी की बात करेंगे, अवंती की बात करेंगे, अस्मक की बात करेंगे, यस, गांधार की बात करेंगे। तो अगर 16 महाजनपदों की बात हम विस्तार से आज करने वाले हैं, तो ये है बच्चों, अगर बात करें ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, तो प्राचीन भारत का मानचित्र आप देख पा रहे हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे, विस्तार से देखने वाले हैं। बच्चों, वर्तमान महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र तत्कालीन अस्मक नामक जनपद से व्याप्त था। राइट, ध्यान रखिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं बच्चों जनपद की। तो वर्तमान महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र तत्कालीन अस्मक नामक जनपद से व्याप्त था। इस बच्चों अगर हम यूँ कहें कि जनपद की अगर बात करें, तो लगभग ईसा पूर्व 1000 से ईसा पूर्व 600 का कालखंड वैदिकोत्तर कालखंड माना जाता है। और बच्चों इसी कालखंड में कुछ यूँ कहें कि जनपदों की बात करें, ये जनपदों का उदय हुआ। ये जनपद ही छोटे छोटे राज्य थे। जिस जनपद की बात कर रहे हैं बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये छोटे छोटे राज्य थे। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर में स्थित वर्तमान अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बिहार, बंगाल, उड़ीसा तक के प्रदेशों में। यस, तो हम बच्चों अगर बात करें यहाँ पर स्क्रीन पर जैसा आपको हम दिखाने का प्रयास करें, तो आप पॉइंटर की मदद से समझ सकते हैं। यस बच्चों, अगर हम बात करें पश्चिम में, यस बच्चों, तो भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर में अगर बात करें, यस बच्चों, यानी इस क्षेत्रों की बात करें पश्चिमोत्तर हिस्से में, यस बच्चों, जो कि वर्तमान में अगर हम बात करें बच्चों अफगानिस्तान का हिस्सा है। तो यहाँ से लेकर अगर पूर्व की बात करें बच्चों, यस, तो यहाँ आप देख सकते हैं, चाहे हम बिहार की बात करें, बंगाल की बात करें, यस बच्चों, इसके बाद उड़ीसा, यहाँ उड़ीसा की अगर बात करें, यस, उड़ीसा की बात करें, यस, इसके अलावा दक्षिण के क्षेत्र में आते हैं, तो यहाँ महाराष्ट्र अस्मक आप देख पा रहे हैं। इस बच्चों दक्षिण महाराष्ट्र तक ये जनपद फैले हुए थे। तो बच्चों वर्तमान महाराष्ट्र का हमने कहा कि कुछ क्षेत्र तत्कालीन अस्मक नामक जनपद से व्याप्त था, ये ध्यान रखिए। और बच्चों संस्कृत, पाली और अर्धमागधी साहित्य में इन जनपदों के नाम पाए जाते हैं। यस बच्चों, अगर जिन जनपदों की बात करें, तो संस्कृत, पाली और अर्धमागधी साहित्य में अगर आप देखेंगे, तो इन जनपदों के नाम यानी अस्मक जैसे नाम पाए जाते हैं। तो यूनानी इतिहासकारों के लेखन के द्वारा भी इस विषय में जानकारी प्राप्त होती है। उसमें से कुछ जनपदों में राजतंत्र विद्यमान था और कुछ जनपदों में गणतंत्र था, यानी गणराज्य था। यस, तो हमने कहा कि यूनानी इतिहासकारों के लेखन के द्वारा भी यस बच्चों इनके विषय में जानकारी प्राप्त होती है।
तो कहीं कहीं यानी कुछ जनपदों में राजतंत्र यानी जहाँ पर राजा हुआ करते थे, और कुछ जनपदों में गणराज्य भी थे। तो जहाँ पर ये अगर राजतंत्र की बात करें, राजतंत्र की स्थिति नहीं थी, ऐसे जनपदों में गणराज्य शामिल था, गणराज्य की शासन की व्यवस्था थी। तो बच्चों हम जनपद की बात कर रहे हैं। यस, तो देखा हमने कि लगभग 1000 से यानी 1000 की अगर बात करें, यस, ईसा पूर्व 1000 से ईसा पूर्व 600 का जो कालखंड है बच्चों, जो वैदिकोत्तर कालखंड माना जाता है, यस, हमने इसकी चर्चा की कि इस कालखंड में यस अनेक जनपदों का यानी छोटे बड़े की बात करें, ये जनपद छोटे बड़े राज्य थे। यस बच्चों, ये जनपद ही छोटे छोटे राज्य के रूप में थे। हमने इसकी चर्चा की कि भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर से लेकर वर्तमान में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बिहार, बंगाल, उड़ीसा तक के प्रदेशों की हमने बात की, तथा दक्षिण की ओर जाकर के ये महाराष्ट्र जो स्क्रीन पर जैसा हमने चर्चा किया है, यहाँ ये हमने बात की बच्चों, तो यस महाराष्ट्र तक ये जनपद फैले हुए थे। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं जनपदों की। तो आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ पर जनपदों में अनुभवी व्यक्तियों की गढ़ परिषद हुआ करती थी। गढ़ परिषद के पार्षद यानी सदस्य एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करके राज्य प्रशासन से संबंधित निर्णय लेते थे। तो स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, एक उदाहरण के द्वारा बताने का प्रयास किया गया कि यस की जो जनपदों की बात करें, इसमें अनुभवी व्यक्तियों की गढ़ परिषद हुआ करती थी, और गढ़ परिषद के जो पार्षद यानी जो सदस्य थे एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करते थे। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर केवल एक उदाहरण के रूप में आपको समझना है। जब हम उदाहरण की बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार जो है, ये अगर विचार विमर्श करने की बात करेंगे तो ये इस तरह से उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं कि ये विचार विमर्श करने के लिए बैठा करते थे और विचार विमर्श करके राज्य प्रशासन से संबंधित निर्णय लेते हैं। इस प्रकार जहां विचार विमर्श होता था उस सभागार को संथागार कहते थे। तो यहाँ पर उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं कि ये एक संथागार के रूप में आपको समझना है। यस बच्चों, तो इस तरह से जहाँ पर विचार विमर्श होता था उसे उस सभागार को संथागार कहते थे। यस, ध्यान रखें। विचार विमर्श के लिए संथागार पूछा जा सकता है, संथागार क्या है, तो आप ध्यान रखिए जहाँ पर विचार विनिमय किया करते थे। यस बच्चों, गौतम बुद्ध शाक्य गणतांत्रिक राज्य से संबंधित थे। राइट, ध्यान रखिए बच्चों, गौतम बुद्ध शाक्य गणतांत्रिक राज्य से संबंधित थे। प्रत्येक जनपद के अपने अपने सिक्के थे। राइट, ध्यान रखिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं यस प्रत्येक जनपद के अपने अपने सिक्के थे, यानी ये ध्यान रखना है। आइए बच्चों इस क्रम में हम और समझने का प्रयास करें। महाजनपद की हम बात करते हैं। इस बच्चों, तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों कुछ महाजनपद, जैसे कौशल की बात करें। यस, तो कौशल महाजनपद की बात करें तो कौशल महाजनपद का विस्तार हिमालय की तलहटी में नेपाल और उत्तर प्रदेश में हुआ था। इस बच्चों अगर हम बात करें यस कौशल जनपद की, हम देख रहे थे महाजनपद को। वत्स जनपद की बात करें तो वत्स जनपद महाजनपद का विस्तार उत्तर प्रदेश के प्रयाग अर्थात इलाहाबाद के आसपास क्षेत्र में हुआ था, ऐसा माना जाता है। इस बच्चों और इस कौशल की अगर हम एक बात करें बच्चों की, इस राज्य के श्रावस्ती, कुशावती और साकेत नगर बहुत विख्यात थे। अगर कौशल की ही बात करें बच्चों तो ये कौशल नरेश प्रसन्नजीत वर्धमान महावीर तथा गौतम बुद्ध का समकालीन था और कौशल का राज्य मगध में विलीन हुआ। जहाँ वत्स राज्य की बात करें बच्चों, वत्स महाजनपद की बात करें तो कोसम अर्थात प्राचीन समय का कौशाम्बी नगर बच्चों एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था और कौशाम्बी के 3 अति धनवान व्यापारियों ने गौतम बुद्ध और उनके अनुयायियों के लिए 3 विहारों का निर्माण कराया था। कौशाम्बी नरेश उद्यन गौतम बुद्ध का समकालीन था। इस बच्चों ध्यान रखना है। और उदयन राजा के पश्चात वत्स महाजनपद का स्वतंत्र अस्तित्व बहुत समय तक नहीं बना रहा। इस महाजनपद को अवंती महाजनपद के राजा ने जीत लिया था। तो अवंती की बात करें, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, अवंती, यहाँ पर अवंती आपको दिखाई दे रहा है। तो मध्य प्रदेश के मालवा प्रदेश में अवंती प्राचीन महाजनपद था। इस बच्चों और अवंती की बात करें तो उज्जैन नगरी अवंती की राजधानी थी और उज्जैनी महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। अवंती नरेश प्रद्योत
वर्तमान महावीर तथा गौतम बुद्ध का समकालीन था। अवंती नरेश नंदीवर्धन के कार्यकाल में अवंती महाजनपद मगध साम्राज्य में विलीन हो गया। तो मगध की अगर बात करें बच्चों, ये बिहार में पटना, राइट, ध्यान रखिए बच्चों, यहाँ पर आपको यस बी यानी बिहार पढ़ना से, तो बिहार में पटना, गया शहरों के आसपास के क्षेत्र और बंगाल के कुछ क्षेत्र में प्राचीन मगध महाजनपद था। हम मगध की बात कर रहे हैं। राजगृह यानी राजगीर मगध की राजधानी थी। महागोविंद नामक वास्तु विशारद ने बिंबिसार के राजप्रसाद का निर्माण किया था। बिंबिसार के दरबार में जीवक नामक प्रसिद्ध वैद्य था। बिंबिसार ने गौतम बुद्ध का शिष्यत्व स्वीकार किया था। तो बच्चों ये महाजनपदों की हम बात कर रहे थे। हाय बच्चों, क्या आप जानते हैं इस संदर्भ की बात करें 16 महाजनपदों की जो हम बात कर रहे थे। यस बच्चों, तो 16 महाजनपद के प्राचीन और आधुनिक नाम कुछ इस प्रकार हैं, जैसे काशी, जिसे बनारस भी कहते हैं, कौशल लखनऊ, मल्ल गोरखपुर, चौथा वत्स इलाहाबाद, पांचवा चेदी कानपुर, छठवां कुरु दिल्ली, सातवां पांचाल रोहेलखंड, आठवां मत्स्य जयपुर, नवां सूरसेन मथुरा, 10वां अस्मक औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, 11वां अवंती उज्जैन, 12वां अंग चंपा पूर्व बिहार में है, 13वां मगध दक्षिण बिहार में है, 14वां वृज्जी वज्जी उत्तर बिहार में है, 15वां गांधार पेशावर और 6वां कंबोज गांधार के पास। तो बच्चों ये है 16 महाजनपद, उनके पुराने और आधुनिक नाम जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। राइट, ध्यान से एक बार और नाम की अगर हम चर्चा करें, ये ध्यान रखिए 16 महाजनपदों के नाम: काशी, कौशल, तीसरा मल्ल, चौथा वत्स, पांचवां चेदी, छठवां कुरु, सातवां पंचाल, आठवां मत्स्य, नवां सूरसेन, 10वां अस्मक, 11वां अवंती, 12वां अंग, 13वां मगध, 14वां वृज्जी और 15वां गांधार तथा 16वां कंबोज। तो ये हैं 16 महाजनपद। आइए बच्चों इस क्रम में और आगे बढ़ते हैं। मगध साम्राज्य का उदय। यस बच्चों, अगर मगध साम्राज्य के उदय की बात करें इस बच्चों, तो राइज ऑफ द मगध एम्पायर। बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु ने मगध का विस्तार करने की नीति अपनाई। ध्यान रखिए बच्चों, बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु ने मगध का विस्तार करने की योजना बनाई। उसने पूर्व के अनेक गढ़ राज्यों को जीत लिया। अजातशत्रु के कार्यकाल में मगध संपन्न हुआ। उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। तो बच्चों ध्यान रखिए, हम बात कर रहे हैं इस मगध साम्राज्य के उदय की बात करें, राइज ऑफ द मगध एम्पायर की बात कर रहे हैं। तो आपने सुना कि बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु ने किस तरह से मगध विस्तार की योजना बनाई। देखा आपने, उसने अर्थात इस पूर्व के अनेक गढ़ राज्यों को जीता। अजातशत्रु के कार्यकाल में मगध संपन्न हुआ। उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। इस बच्चों आगे चलिए, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। बच्चों, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह नामक स्थान पर बौद्ध धर्म की प्रथम संगति अर्थात परिषद हुई। राइट, ध्यान रखिए बच्चों, बात अगर हम करें इस, तो ध्यान रखिए गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद अजातशत्रु, इस बच्चों तो दाहिने स्क्रीन पर अजातशत्रु शिल्प आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह नामक स्थान पर बौद्ध धर्म की पहली संगति हुई। यस, पहली संगति हुई। संगीत का मतलब परिषद, पहली परिषद आयोजित की गई। राइट, ध्यान रखिए, ये पूछा जा सकता है। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं अजातशत्रु शिल्प। चलिए बच्चों, मगध साम्राज्य के नंद राजा की बात करें। बच्चों इसके पहले हमने देखा मगध साम्राज्य के उदय की बात हमने की कि किस तरह से अजातशत्रु के कार्यकाल में मगध की राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र की नींव रखी गई। यही पाटलिपुत्र कालांतर में पाटलिपुत्र नाम से, ये जो पाटलीग्राम, ये जो पहले पाटलीग्राम की नींव रखी गई और पाटलीग्राम आगे चलकर पाटलिपुत्र नाम से
चर्चित हो गया और पाटलिपुत्र वर्तमान पटना शहर के परिसर में होना चाहिए, ऐसा माना जाता है। अजातशत्रु के बाद मगध के कई राजा हुए, उसमें शिशुनाग विख्यात राजा था। अवंती, कौशल और वत्स राज्यों को मगध से जोड़ा। उत्तर भारत का लगभग संपूर्ण प्रदेश मगध के नियंत्रण में आ गया। इस प्रकार मगध साम्राज्य अस्तित्व में आया था। तो बच्चों, मगध साम्राज्य के नंद राजा, द नंद किंग ऑफ मगध की हम बात कर रहे हैं। ईसा पूर्व 364 से ईसा पूर्व 364 से 324 के कालखंड में मगध साम्राज्य गद्दी पर नंद राजा सत्तासीन थे। नंद राजाओं ने विशाल साम्राज्य के लिए जिस शासन व्यवस्था की आवश्यकता होती है उस शासन व्यवस्था की स्थापना की। राइट, तो किस तरह से नंद राजाओं ने विशाल साम्राज्य के लिए जिस शासन व्यवस्था की आवश्यकता होती थी उस शासन व्यवस्था की स्थापना की। यानी बच्चों, उनके पास थल सेना, अश्वसेना, रथ सेना, गज सेना, इस प्रकार से उनके पास चतुरंगड़ी सेना थी। राइट बच्चों, तो चलिए हम देखते हैं। तो उनके पास चतुरंगड़ी सेना थी, यानी ध्यान रखना है, थल सेना, अश्वसेना, रथ सेना और गज सेना, इस प्रकार से चतुरंगड़ी सेना उनके पास थी। उन्होंने मापतौल की प्रणाली की शुरुआत भी की। नंद वंश का अंतिम राजा, जिस बच्चों नंद वंश का अंतिम राजा था घनानंद। घनानंद नंद वंश का अंतिम राजा था, पूछा जा सकता है। उसके समय तक मगध साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में पंजाब तक हुआ था। घनानंद के कार्यकाल में महत्वाकांक्षी युवक चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को जीत लिया और नंद राजवंश का अंत करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। राइट बच्चों, तो आपने सुना कि किस तरीके से आपने सुना कि घनानंद के कार्यकाल में महत्वाकांक्षी युवक चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को जीत लिया और नंद वंश का अंत कर दिया। तो इस तरह से नंद वंश का अंत हो गया और शुरुआत हुई मौर्य साम्राज्य की, यानी मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इस बच्चों, तो इस तरीके से आपने देखा कि जहाँ पर नंद वंश समाप्त हुआ, यानी नंद वंश का अंतिम राजा, परीक्षा में कभी पूछा जाता है, ध्यान रखिए, नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद था। इस बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। यस बच्चों, तो चलिए हम अभ्यास कर लेंगे अभी। निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य पहचानना है, और बच्चों अगर कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, स्क्रीन पर एक कथन आपके है। वर्तमान महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र तत्कालीन अस्मक नामक जनपद से व्याप्त था। तो बच्चों याद कीजिए, हमने इसकी चर्चा की थी। तो आपको याद आ रहा होगा। वर्तमान महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र तत्कालीन अस्मक नामक जनपद से व्याप्त था। क्या यह कथन सत्य है? इसकी चर्चा हमने की थी। अस्मक हमने आपको प्राचीन भारत के मानचित्र में जब 16 महाजनपदों को हमने दिखाया था, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी बच्चों का मानचित्र, तो उसमें अस्मक आपको दिखाई पड़ा था। तो याद कीजिए कि क्या यह कथन सत्य है। कथन को फिर से सुनिए। वर्तमान महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र तत्कालीन अस्मक नामक जनपद से व्याप्त था। क्या यह कथन सत्य है? तो चलिए बच्चों, मुझे लगता है कि आपको याद आ गया होगा, तो अपना उत्तर टैली कीजिए। ये कथन बिल्कुल सत्य है। वर्तमान महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र तत्कालीन अस्मक नामक जनपद से व्याप्त था। इस बच्चों इसकी हमने चर्चा की थी। तो चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे, और अभ्यास के क्रम में अगला कथन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। तो बच्चों, निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य पहचानना है, और कथन अगर असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना है। तो चलिए बच्चों, दूसरा कथन है, जनपदों में अनुभवी व्यक्तियों की गढ़ परिषद हुआ करती थी। तो याद कीजिए बच्चों, जनपदों में, जिन जनपदों की हमने बात की बच्चों, तो जनपदों में अनुभवी व्यक्तियों की गढ़ परिषद हुआ करती थी। तो क्या ये कथन सत्य है? याद कीजिए बच्चों, इसकी हमने चर्चा की थी। तो कथन को ध्यान से देख लीजिए। जनपदों में अनुभवी व्यक्तियों की गढ़ परिषद हुआ करती थी। क्या ये कथन सत्य है?
यस बच्चों, मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा। यस, तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। यस, ये कथन सत्य है, यानी जनपदों में अनुभवी व्यक्तियों की गढ़ परिषद हुआ करती थी, इसकी चर्चा हमने की थी। यस बच्चों, तो इस तरह से जनपदों में अनुभवी व्यक्तियों की गढ़ परिषद हुआ करती थी। चलिए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखिए एक कथन और, राइट। तो निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य पहचानना है। अगर कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना है। तो चलिए बच्चों, अगला कथन है गौतम बुद्ध शाक्य गणतांत्रिक राज्य से संबंधित थे। याद कीजिए बच्चों, इसकी हमने चर्चा की थी कि क्या ये कथन सत्य है। गौतम बुद्ध शाक्य गणतांत्रिक राज्य से संबंधित थे, क्या ये कथन सत्य है? याद कीजिए, मुझे लगता है कि आपको याद आ रहा होगा। इस बच्चों, गौतम बुद्ध शाक्य गणतांत्रिक राज्य से संबंधित थे, ऐसा कहा जा रहा है कथन में। तो बच्चों आपको याद आ रहा होगा यस कि ये कथन क्या है। यस, आप टैली कीजिए। तो ये कथन सत्य है। तो यस बच्चों, गौतम बुद्ध शाक्य गणतांत्रिक राज्य से संबंधित थे, इसकी हमने चर्चा की थी। यस, तो चलिए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखिए बच्चों, एक कथन और, निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य पहचानो, असत्य कथन को सत्य करके लिखो। तो चलिए बच्चों, स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। अगला कथन है अजात शत्रु के कार्यकाल में मगध संपन्न नहीं हुआ। तो बच्चों याद कीजिए, क्या ये कथन सत्य है? अजात शत्रु के कार्यकाल में मगध संपन्न नहीं हुआ। तो बच्चों इसकी हमने चर्चा की थी, आपको याद आ रहा होगा। यस, याद कीजिए। तो बच्चों यहाँ बात हो रही है अजात शत्रु के कार्यकाल में। अजात शत्रु के कार्यकाल में मगध संपन्न नहीं हुआ, कथन में ऐसा कहा जा रहा है। तो क्या ये कथन सत्य है? याद कीजिए बच्चों, याद कीजिए। तो बच्चों आपको याद आ रहा होगा कि अजात शत्रु के कार्यकाल में मगध संपन्न नहीं हुआ, ये कहा जा रहा है। तो बच्चों आप याद कीजिए, हमने इसकी चर्चा की थी। यस कि अजात शत्रु के कार्यकाल में मगध की राजधानी के रूप में पाटलिग्राम की नींव रखी गई थी, और यही पाटलिग्राम कालांतर में चलकर पाटलिपुत्र नाम से विख्यात हुआ था। पाटलिपुत्र वर्तमान पटना शहर के परिसर में होना चाहिए था, ये भी हमने आपको बताया था। और इसकी भी चर्चा की थी, अजातशत्रु के कार्यकाल में मगध संपन्न हुआ था या नहीं। तो मुझे लगता है आपको इसका उत्तर याद आ गया होगा। तो चलिए टैली कीजिए। यस, ये कथन असत्य है, यानी बच्चों अजातशत्रु के कार्यकाल में मगध संपन्न नहीं हुआ था, ये कथन असत्य है, यानी गलत है। तो इसको सत्य करके लिखना है। इस बच्चों कथन अगर असत्य है तो सूचना इस तरह से है, इसको सत्य करके लिखना है। तो किस तरह से लिखेंगे इसे सत्य करके? सत्य कथन इस तरह से लिखेंगे, अजातशत्रु के कार्यकाल में मगध संपन्न हुआ था। अजातशत्रु के कार्यकाल में मगध संपन्न हुआ, इस तरह से बच्चों आपको लिखना है। तो ध्यान रखिए बच्चों, परीक्षा में इस तरह से पूछा जाता है कि कथन सत्य है तो सत्य लिखना है, अगर कथन असत्य है तो उस असत्य कथन को सुधार करके सत्य कथन करके लिखना पड़ता है। तो ठीक है बच्चों, अगर इस तरह से अगर कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना है। तो चलिए बच्चों, आज हमने अध्ययन किया। यस, हम आपको थोड़ा सा रिवाइज कराएं कि जनपद और महाजनपद के संदर्भ में हमने देखा। इस बच्चों जहां हमने देखा कि लगभग 1000 से ईसा पूर्व 1000 से ईसा पूर्व 600 का कालखंड वैदिकोत्तर कालखंड, और हमने देखा कि इस कालखंड में जनपदों का उदय हुआ। और बच्चों आगे चल करके हमने इस महाजनपदों की बात की, और महाजनपदों में आपने देखा 16 महाजनपदों की बात की, जिसमें कौशल, वत्स, अवंती, मगध जैसे
राज्यों के बारे में, महाजनपदों के बारे में हमने विस्तार से देखा। इस बच्चों हमने मगध साम्राज्य के उदय के संदर्भ में देखा, मगध साम्राज्य के नंद राजा के संदर्भ में देखा। इस बच्चों हमने अजातशत्रु को हमने समझा, और बच्चों आगे चल कर के किस तरीके से जो विशाल साम्राज्य की हमने बात की, विशाल शासन व्यवस्था की बात की। यस बच्चों, मगध साम्राज्य की गद्दी पर नंद राजा के संदर्भ में भी हमने देखा, किस तरह से चतुरंगड़ी सेना के संदर्भ में हमने देखा। इस तरह से बच्चों तो ये पाठ पूरा हुआ। बच्चों उम्मीद करते हैं कि पाठ आपने समझ लिया है। खूब परिश्रम कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। ओके बच्चों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।